जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं संतोष कुमार मिश्रा, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल मध्य प्रदेश। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 6 ऊतक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। यह प्रश्नोत्तर परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छे से समझें, देखें और अपनी कॉपी में नोट जरूर करें ताकि आप परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएं। परीक्षा के समय में आपको यही नोट्स काम आएंगे और आप नोट्स के आधार पर अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पहला प्रश्न, ऊतक क्या है? तो उत्तर है, ऊतक कोशिकाओं का वह समूह जो उत्पत्ति, कार्य तथा रचना में समान होते हैं, ऊतक कहलाते हैं। अर्थात ऊतक कोशिकाओं का एक समूह होता है, कोशिकाओं का एक ग्रुप होता है जो कि उत्पत्ति, कार्य तथा रचना में समान होते हैं। मतलब यदि कोई ऊतक है तो उसमें जितनी कोशिकाएं होंगी उनकी उत्पत्ति, कार्य और रचना समान होंगी। जैसे ऊतक को मुख्य रूप से यदि हम देखें तो दो भागों में बांटते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। तो पादप ऊतक के भी आगे और अन्य उप प्रकार हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी 3 भागों में बांटा गया है, परमानेंट टिश्यू को भी 3 भागों में बांटा गया है। इनके बारे में अध्याय में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। ये पादप ऊतक है, ये जंतु ऊतक है, संयोजी ऊतक, एपिथेलियल ऊतक, और ये नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू। तो ये ऊतक के प्रकार हैं। अर्थात ये यदि कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू में जो भी सेल्स होंगी, जितनी भी सेल्स होंगी, उन सब की उत्पत्ति, कार्य और रचना समान होंगी। ये सब अलग अलग प्रकार के जो टिश्यू हैं, इन सब की उत्पत्ति, कार्य और रचना समान होंगी। इनके समान होंगे, इनके समान होंगे, लेकिन इनका और इनका डिफरेंट होगा। इनका कार्य अलग होगा, इनका कार्य अलग है। मतलब जितने ऊतक हैं सबके अलग अलग कार्य हैं। कनेक्टिव का अलग कार्य है, मसल टिश्यू का अलग कार्य है, नर्वस टिश्यू का अलग कार्य है। तो ये सबके इनके अलग अलग कार्य होते हैं। लेकिन एक ही टिश्यू के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे ये टिश्यू हो गया, ये टिश्यू है, ये टिश्यू, ये टिश्यू, तो इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनकी रचना, कार्य और उत्पत्ति समान होते हैं। तो यह है ऊतक की परिभाषा। आगे देखें, बहुकोशिक जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए कि आखिर ऊतकों का उपयोग क्या है, किस काम में आते हैं ये ऊतक? किसमें? बहुकोशिक जीवों में। तो सबसे पहला उत्तर है इसका श्रम विभाजन। श्रम विभाजन अर्थात बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जिसमें विभिन्न क्रियाकलापों का संपादन एवं संचालन विभिन्न ऊतकों के द्वारा किया जाता है। अर्थात ऊतकों को, सभी जो ऊतक हैं उनको अलग अलग कार्य, अलग अलग क्रियाकलाप की जिम्मेदारी दे दी गई है कि जो नर्वस टिश्यू है वो क्या करेगा, तंत्रिका ऊतक जो है उसका अलग काम है, हृदय पेशी जो है उनका अलग काम है। इस तरीके से सबका अलग अलग काम होता है। इसे कहते हैं हम श्रम विभाजन। जैसे घर में भी होता है, घर में भी देखते होंगे कि सबका काम अलग अलग बटा हुआ है कि कौन क्या करेगा। उसी तरीके से स्कूल में भी सबका काम अलग अलग बटा हुआ होता है कि कौन क्या करेगा। ये कहलाता है श्रम विभाजन। तो बहुकोशिक जीवों में भी श्रम विभाजन होता है, अर्थात जो ऊतक हैं उन सबका काम अलग अलग बटा हुआ है। ये कार्डियक मसल देखिए, इसका काम अलग है, नर्वस टिश्यू का काम अलग है, कनेक्टिव टिश्यू जो है उनका काम अलग है, स्केलेटल का काम अलग है। मतलब सभी का काम अलग अलग बटा हुआ है। वो किस वजह से हो पाता है? ऊतक की वजह से हो पाता है, क्योंकि जो ऊतक, एक प्रकार का जो ऊतक है उसके अंदर जो कोशिकाएं होंगी वो उत्पत्ति, संरचना में और कार्य में समान होंगी। अर्थात ये सब मिलके एक जैसा कार्य करेंगे, ये सब मिलके एक जैसा कार्य करेंगे, ये सब मिलके एक जैसा कार्य करेंगे। एक दूसरे के कार्य, मतलब ये जो कोशिकाएं होंगी वो एक दूसरे के कार्य को संपादित नहीं कर सकती हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो नर्वस टिश्यू का काम नहीं कर सकता, जो नर्वस टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू का काम नहीं कर सकता है। अर्थात इनमें अलग अलग श्रम विभाजन होता है। सभी की जो भूमिका है वो निश्चित होती है कि कौन क्या
करेगा, कौन किस क्रियाकलाप को संपादित करेगा, कौन किस क्रियाकलाप को, कौन सी एक्टिविटी को संचालित करेगा। तो ये पहला हो गया श्रम विभाजन। दूसरा है उच्च स्तरीय संगठन, अर्थात ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग एवं अंग तंत्र बनाते हैं। हम देखें नीचे की तरफ तो सबसे पहले छोटी जो इकाई है वो कोशिका कहलाती है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं। ऊतक अंग और अंग से फिर अंग तंत्र का निर्माण होता है। अर्थात ये क्या करता है, अंग एवं अंग तंत्र बनाता है। ऊतक जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, अंग एवं अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ऊतक का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इनमें श्रम विभाजन होता है, सभी का अपना अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग क्रियाकलाप होते हैं, और ये ऊतक जो हैं मिलकर अंग एवं अंग तंत्र बनाते हैं। अगला, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण पौधों में भोजन बनाने की क्रिया होती है, और इस क्रिया में पौधों को 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। चारों चीजों को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। 4 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले 2 चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। सबसे पहले 2 चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जल तो हम जानते ही हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे वातावरण से प्राप्त करते हैं। तो पहली चीज तो हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हो गया जल। तो 2 चीजों की पौधों को आवश्यकता पड़ी। अब तीसरा क्या है, तीसरा है सनलाइट या सूर्य का प्रकाश। तीसरा है सनलाइट या सूर्य का प्रकाश। और चौथी चीज है पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल, पर्णहरिम, पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल। तो अर्थात कुल 4 चीजों की आवश्यकता हुई पौधों को। क्या क्या है वो 4 चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, और 2 चीजें जिनकी उपस्थिति में यह कार्य होता है वो है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल। तो और इसमें कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है जो कि स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। यहाँ ऑक्सीजन गैस निकलती है। ध्यान रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि है। यदि कोई आपसे पूछे प्रकाश संश्लेषण, तो आप बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है, पौधों में भोजन बनाने की विधि है। इसमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है, 2 चीजों की उपस्थिति होती है, और 2 चीजें आपस में मिलती हैं। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलते हैं किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। बस इतना ही है प्रकाश संश्लेषण, शॉर्ट में यदि कहें तो प्रकाश संश्लेषण जरूर याद रखिएगा, बहुत बेसिक चीज है, पौधों में भोजन बनाने की क्रिया। आगे देखें, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्प के रूप में उत्सर्जन। पौधों में क्या होता है, वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है। अर्थात पत्तियों से, पौधों की पत्तियों से जल जो है वो वाष्प के रूप में निकलता है। देखा होगा आपने, पत्तियों से यदि प्रैक्टिकल करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। एक कोई पौधा लीजिए, पौधे में ये पॉलीथीन, इसको क्या करें, इसको यहाँ से अच्छे से बांध दें, टाइट कर दें, होल्ड कर दें, और ये ऐसे धूप में रख दें। और कुछ टाइम बाद, लगभग घंटे 2 घंटे बाद आप देखेंगे तो ये जो पॉलीथीन है इसमें आपको जल के कुछ ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, जल की कुछ बूंदें दिखेंगी। तो ये जल की बूंदें कहाँ से आई, ये जल की बूंदें आती हैं जो पत्तियां वाष्प के रूप में उत्सर्जन करती हैं, अर्थात वाष्प के रूप में जो जल निकालती हैं वो यही जल यहाँ पॉलीथीन में आपको दिखाई देगा। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो पौधों की जो पत्तियां हैं वाष्प के रूप में जल का निष्कासन करती हैं, इसे कहते हैं हम वाष्पोत्सर्जन। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है पौधों के लिए, तो सबसे पहली बात, जड़ों से पानी व खनिज लवण पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचता है और जल का नियमन होता है। मतलब वाष्पोत्सर्जन के कारण ही, क्योंकि यहां से निकल रहा है तो इसको आवश्यकता है, तो ये रसारोहण की प्रक्रिया के द्वारा
जड़ से, कहाँ से? जड़ से पानी व खनिज लवण पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचता है और जल का यहाँ नियमन होता है। तो ये पहला हो गया बाष्पोत्सर्जन की विशेषता है। इसके कार्य क्या है? जड़ों से पानी व खनिज लवण पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचता है और जल का नियमन होता है। दूसरा, तापक्रम को अधिक होने से बचाता है। क्या करता है बाष्पोत्सर्जन? तापक्रम अधिक होने से बचाता है और फसलों के पकने में सहायक है। तो ये इसके मुख्य कार्य हो गए। अगला देखें, सरल ऊतकों के कितने प्रकार हैं? तो सरल ऊतक जो हैं उनके 3 प्रकार हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये ध्यान रखेंगे, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये याद कर लीजिएगा। जो पैरेन्काइमा है ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। कैसी कोशिकाएं हैं? जीवित होती हैं। कॉलेन्काइमा भी जीवित होती हैं और स्क्लेरेन्काइमा मृत कोशिकाएं होती हैं। तीनों को आप याद कर लीजिएगा, नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद फिर इनको इनके गुणों के आधार पर अलग अलग देखिएगा। पैरेन्काइमा जीवित, कॉलेन्काइमा जीवित, स्क्लेरेन्काइमा मृत। बस एक एक पॉइंट इनके याद हो गए, बाकी आप अपने से लिख सकते हैं इसको। दूसरा, कोशिका भित्ति पतली होती है, कोशिका भित्ति मोटी होती है और इसकी भी कोशिका भित्ति मोटी होती है। मतलब पहले की कोशिका भित्ति पतली, कोशिका भित्ति मोटी, कोशिका भित्ति मोटी। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा देखिए, इनकी कोशिकाओं के बीच में काफी रिक्त स्थान होता है। ये एक कोशिका, ये दूसरी कोशिका, अब एक और दूसरी कोशिका के बीच में ये देखिए, ये है रिक्त स्थान, अंतराकोशिकीय अवकाश कहते हैं इसे। यह अंतराकोशिकीय अवकाश इसमें ज्यादा होता है। किसमें? पैरेन्काइमा में। पैरेन्काइमा में एक कोशिका और दूसरे कोशिका के बीच में जो जगह होती है जिसे हम अंतराकोशिकीय अवकाश कहते हैं, यह ज्यादा होता है। ये देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, यह ज्यादा होता है। इसमें भी अंतराकोशिकीय अवकाश होता है, लेकिन इसकी कोशिका भित्ति जो होती है वो मोटी होती है। ध्यान रखेंगे, इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, लेकिन इसमें भी अंतराकोशिकीय अवकाश होता है। और जो स्क्लेरेन्काइमा है उनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं होता है। इनकी कोशिकाओं के बीच में जो स्थान है वो नहीं होता। ये देखिए, ये जितनी भी कोशिकाएं हैं बिल्कुल एक दूसरे से अच्छे से जुड़ी हुई हैं, इनके बीच में कोई भी स्थान नहीं है। इनमें तो स्थान था, इनमें भी स्थान है। मतलब पैरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा में स्थान है, एक कोशिका और दूसरी कोशिका के बीच में जो अंतराकोशिकीय अवकाश होता है वहां स्थान है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा में देखिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। तो ये तीसरा अंतर हो गया इनके बीच में। तो ये विशेषताएं, यदि विशेषताएं आती है तो आप इस तरीके से ऊपर से नीचे लिख दीजिएगा, पैरेन्काइमा की ये चारों विशेषताएं, और चित्र बना दीजिएगा। अंतर आता है तो इस तरीके से लिख दीजिएगा तीनों को। यदि 2 में अंतर आए, पैरेन्काइमा कॉलेन्काइमा में, तो इन दोनों पॉइंट्स को लिख दीजिए। कॉलेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा में आए तो इनको लिख दीजिए। क्वेश्चन कैसे भी आए, आपको ये पॉइंट्स यदि याद है तो आप अच्छे से इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला पॉइंट देखें, पैरेन्काइमा का कार्य क्या है? यह ऊतक भोजन का भंडारण करता है और पौधों को सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? भोजन का भंडारण करता है। ये जो ऊतक है यह भोजन का भंडारण करता है। कॉलेन्काइमा क्या करता है? यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, यह यांत्रिक सहायता प्रदान करता है और यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। स्क्लेरेन्काइमा पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो सरल ऊतक के 3 प्रकार हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। यदि इनके एक एक पॉइंट को देखें तो सिर्फ एक एक शब्द लिख के आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। पैरेन्काइमा में जीवित कोशिका, जीवित कोशिका, मृत कोशिका, कोशिका भित्ति पतली, कोशिका भित्ति मोटी, कोशिका भित्ति मोटी, अंतराकोशिकीय अवकाश उपस्थित, अंतराकोशिकीय अवकाश उपस्थित, अंतराकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित, भोजन का भंडारण, यांत्रिक सहायता, पौधों को मजबूती। इस तरीके से आप ये सरल ऊतकों को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्ररोह का शीर्षस्थ विभाज्योतक कहाँ पाया जाता है? प्ररोह का शीर्षस्थ विभाज्योतक अर्थात एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? तो आप जब भी पौधे को देखेंगे तो पौधे का शीर्ष वाला भाग, सबसे ऊपर वाला भाग, यहां पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम। ये देखिए, ये है एपिकल मेरिस्टेम। किसका? शूट का। ये देखिए किसका है? शूट का है।
और जड़ का ये देखिए, मतलब शीर्षस्थ भाग पे सबसे आगे की भाग में यह एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है और यह क्या करता है, वृद्धि में सहायता करता है। कभी आपने देखा होगा, ये देखिए ये वाले भाग, ये दिख रहा होगा। अब बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं कि यदि यहाँ से इसको तोड़ दिया जाए तो इसकी आगे की वृद्धि रुक जाती है, ये आगे वृद्धि नहीं करेगा। फिर यहाँ से ये जो इसकी ब्रांचेज निकलेंगी वो यहाँ से ब्रांचेज निकलेंगी। तो इस तरीके से ये जो है ये वृद्धि, मतलब पौधे की लंबाई में ये मदद करता है, वृद्धि करने में मदद करता है और रूट को यहाँ आगे वृद्धि करने में मदद करता है। यदि इसी को काट देंगे तो यह आगे वृद्धि नहीं करेगा, फिर यहाँ से अलग से इससे ब्रांचेज निकलेंगी, वो बढ़ेंगी, लेकिन वो आगे लंबाई में वहां से नहीं बढ़ेगा। यहाँ से काट दिया तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, फिर यहाँ से ब्रांचेज निकलेंगी, आगे बढ़ेंगी। तो ये है एपिकल मेरिस्टेम अर्थात शीर्षस्थ विभाज्योतक। और कहाँ पाया जाता है, तो यह जड़ों एवं तनों के शीर्ष में पाया जाता है, सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है। ये देखिए, नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है, ये हम लोगों ने देखा। ये देखिए, ये नारियल का जो रेशा है ये किस ऊतक का बना होता है, तो यह नारियल का रेशा स्क्लेरेनकाइमा ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा ऊतक का बना होता है। और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं। किस तरीके का ऊतक होता है यह मृत कोशिकाओं का होता है, मृत ऊतक होता है। स्क्लेरेनकाइमा क्या है, मृत ऊतक बना होता है। तो ये जो नारियल का रेशा है किसका बना होता है, याद रखिएगा हमेशा स्क्लेरेनकाइमा ऊतक का बना होता है। फ्लोएम के संगठक कौन कौन से हैं, अर्थात फ्लोएम किस किस से मिलकर बना होता है, तो फ्लोएम के 4 मुख्य रूप से संगठक हैं। पहला है चालिनी नलिका, दूसरा है साथी कोशिका या सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स या फ्लोएम रेशा। ये ध्यान रखिएगा, चालनी नलिका, साथी कोशिका, ये चालनी नलिकाएं कहलाती हैं। ये दिख रहा है आपको, ये क्या कहलाती हैं, ये चालनी नलिकाएं कहलाती हैं। दूसरा है साथी कोशिका या सहचर कोशिका, तो ये भाग क्या है, सहचर कोशिकाएं कहलाती हैं। फिर है फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो ये है फ्लोएम पैरेन्काइमा या फ्लोएम मृदूतक वाला भाग। कौन सा भाग है ये, फ्लोएम मृदूतक का भाग है। और फ्लोएम रेशा, फ्लोएम तंतु, ये वाला भाग फ्लोएम तंतु का भाग है। तो इस तरीके से फ्लोएम के बारे में यदि पूछा जाए तो इसके 4 मुख्य संगठक हैं, चारों के नाम याद कर लीजिए। चालिनी नलिका सिप ट्यूब है, ये साथी कोशिका कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए जिनसे मिलकर फ्लोएम का निर्माण होता है। और फ्लोएम क्या काम करता है, तो फ्लोएम भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। उस ऊतक का नाम बताएं जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी कौन सा ऊतक है, तो पेशी ऊतक जो है, मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। और ये जो पेशी ऊतक है मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदयक पेशी। ये तीनों हैं मस्कुलर टिश्यू या पेशी ऊतक के प्रकार। रेखित पेशी, ये दूसरा अरेखित पेशी और तीसरा है ये हृदयक पेशी, कार्डियक मसल। तो इस तरीके से ये पेशी ऊतक हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न, न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है। न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है, देखिए यह है न्यूरॉन का चित्र, इसे आपको बनाना है अपनी कॉपी में। न्यूरॉन के मुख्य रूप से 2 भाग हैं, साइटॉन, एक्सॉन। साइटॉन अर्थात कोशिका काय वाला भाग, और दूसरा ये एक्सॉन, लंबा जो प्रवर्ध जैसी संरचना दिख रही है, लंबी जो संरचना दिख रही है, ये क्या है, एक्सॉन है। तो 2 भागों में इसे हम बांटेंगे, साइटॉन और एक्सॉन। साइटॉन अर्थात कोशिका काय। सबसे पहले बात कर लेते हैं तंत्रिका ऊतक के बारे में। ये तंत्रिका ऊतक क्या है, तो तंत्रिका ऊतक शरीर के विभिन्न भागों से, हमारे शरीर के विभिन्न भागों से तंत्र की प्रेरणाओं को ग्रहण करता है, संवहन करता है और उनके मध्य जो समन्वय स्थापित करता है। मतलब क्या करता है नर्वस टिश्यू,
नर्वस टिश्यू करता है, हमारे शरीर के विभिन्न भागों से तंत्र की प्रेरणाओं को ग्रहण करता है, उनका संवहन करता है और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है। और ये जो तंत्रिका ऊतक है ये किससे मिलकर बना होता है? यह मिलकर बना होता है तंत्र की, ये जो आपको दिख रहा है न्यूरॉन, किससे मिलकर बना होता है? न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। और ये न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तंत्रिका तंत्र की इकाई है। यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। न्यूरॉन शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है और यह लगभग 1 मीटर तक होती है। ये लगभग 1 मीटर तक होती है। इसके दो मुख्य भाग हमने देखे, कौन कौन से? ये है साइटोन और दूसरा है एक्सॉन। अब साइटोन में क्या क्या होता है, ये वाला भाग देखिएगा, ये साइटोन का भाग है, अर्थात कोशिका काय का भाग है। कोशिका काय, तो कोशिका काय में क्या क्या होता है? इसमें यह केंद्रक युक्त होता है। देखिए सबसे पहली बात क्या है, यह केंद्रक युक्त होता है। यह एक केंद्रक है, केंद्रक युक्त होता है। और इसमें कुछ और संरचनाएं भी होती हैं जिसको हम कहते हैं निसिल ग्रेन्यूल्स। क्या है? निसिल ग्रेन्यूल्स भी इसमें पाए जाते हैं। अब दूसरा ये देखिए, ये बाहर की तरफ इसमें एक कुछ संरचनाएं आपको दिख रही हैं, ये कहलाती हैं द्रुमिका या डेंड्राइट्स कहलाते हैं। ये छोटी जो आवरण विहीन शाखित जो हैं ये क्या कहलाती हैं? डेंड्राइट्स कहलाते हैं। और डेंड्राइट्स में भी निसिल के कण पाए जाते हैं। ये डेंड्राइट्स करते क्या है, इनका काम क्या है? ये दिख रहा है आपको इस तरीके से जो संरचना द्रुमिका, इसका काम क्या है? यह संवेदों को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ये संवेदना को ग्रहण करते हैं और साइटोन तक भेजने का काम करते हैं। कहाँ तक? साइटोन तक भेजने का काम करते हैं। ये देखिए, ये साइटोन का भाग है, यहाँ तक भेजने का काम करता है। मतलब यहाँ से ये संवेदनाओं को ग्रहण किया और कहाँ भेज दिया? साइटोन में भेज दिया। तो इस तरीके से ये है द्रुमिका। तो पहली संरचना हमने देख ली, कोशिका काय और डेंड्राइट्स। और दूसरी जो संरचना, ये लंबी संरचना आपको दिख रही है, ये कहलाता है एक्सॉन। क्या कहलाता है? एक्सॉन। लंबा प्रवर्ध है जो, ये संरचना है एक्सॉन। और एक्सॉन के अंत में देखिए, एक्सॉन के अंत में ये अंतिम सिरा होता है जो कि शाखित होता है। और एक नहीं, हमारे तंत्रिका तंत्र में बहुत सारी न्यूरॉन पाई जाती हैं। ये जितने भी न्यूरॉन हैं ये आपस में मिले होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? तो एक न्यूरॉन का अंतिम वाला सिरा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़ा होता है। किससे? अंतिम वाला जो सिरा है ये, अब यहीं पर दूसरा न्यूरॉन होता तो ये यहाँ डेंड्राइट्स जो हैं ये जुड़े होते, मतलब ये यहाँ से डेंड्राइट्स जुड़े होते। तो इस तरीके से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा रहता है। ये संरचना बनाने को कहा जाता है। तो इस तरीके से आप संरचना बनाएंगे। सबसे पहले इस तरीके से ये गोल बना लेंगे और यहाँ आपको क्या कर देना है? डेंड्राइट्स निकाल देना है। डेंड्राइट्स बने हुए हैं, केंद्रक है और ये लंबा जो भाग है ये एक्सॉन कहलाता है। अब आगे देखें, हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताएं। हृदय पेशी जो है उसके 3 लक्षणों को हमें बताना है। तो ये हृदय पेशी है। हृदय पेशी जो है, सबसे पहली बात, यह अनैच्छिक पेशी होती है। कौन सी पेशी होती है? अनैच्छिक पेशी होती है। हृदय पेशी जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है। ये जो हार्ट का मसल है, कार्डियक मसल जिसको कहते हैं हम, यह जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है, बिना थके काम करती है, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकती है। और यदि ये रुक गया तो इंसान का जीवन जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये क्या है? हृदय पेशी है, कार्डियक मसल है, जीवन भर लयबद्ध होकर बिना थके प्रसार एवं संकुचन का काम करती है। आगे, इन पेशियों की कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्र की होती है। इन पेशी की जो कोशिकाएं हैं वो बेलनाकार होती हैं, शाखाओं वाली होती है। ये आपको यहाँ से दिख रहा है, ये देखिए एक शाखा दिखी आपको यहाँ पर, ये दूसरी शाखा दिखी, तो ये यहाँ देखिए, तो ये शाखाओं वाली होती है और एक केंद्र की होती है। कैसी होती है? एक केंद्र की होती है। तो ये हृदय पेशी के 3 लक्षण हैं। सबसे पहला पॉइंट, अनैच्छिक होती हैं। दूसरा, जीवन भर बिना थके लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती हैं। और ये जो कोशिकाएं हैं इनकी बेलनाकार, शाखाओं वाली और एक केंद्र की
होती हैं। आगे देखें, एरियोलर ऊतक के क्या कार्य हैं। तो हम यहाँ देखेंगे एरियोलर ऊतक के क्या क्या कार्य हैं। एरियोलर ऊतक मुख्य रूप से अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। क्या करता है एरियोलर ऊतक? हमारे अंगों के भीतर की खाली जगह को यह भरता है। ये एरियोलर ऊतक के चित्र है। यह हमारे आंतरिक भागों को सहारा प्रदान करता है। दूसरा इसका कार्य, आंतरिक भागों को सहारा प्रदान करता है। ऊतकों के मरम्मत में सहायता प्रदान करता है। ऊतकों के मरम्मत में यह सहायता प्रदान करता है। तो एरियोलर ऊतक के मुख्य रूप से हमने 3 कार्य देखे हैं। क्या क्या है ये? अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक भागों को यह सहारा प्रदान करता है और ऊतकों के मरम्मत में सहायता प्रदान करता है। एरियोलर ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो एरियोलर ऊतक जो होते हैं वो अंगों के अंदर, रक्त नलिकाओं के चारों ओर, मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं, त्वचा के नीचे पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? अंगों के अंदर, रक्त नलिकाओं के चारों ओर, मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं व त्वचा के नीचे यह ऊतक पाया जाता है। और इसके जो मुख्य कार्य हैं वो आप देख ही रहे हैं कि इसके कौन कौन से मुख्य कार्य हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इन प्रश्नों को, इनके उत्तरों को अपनी कॉपी में नोट जरूर करिएगा ताकि आप इनका बाद में रिवीजन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।